तारीख आपका एग्जाम होने वाला है बोर्ड का, लगभग लास्ट फैब से। सो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो खास करके आपके बैक ईयर में आए हुए हैं, तो आज फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, रियल नंबर से। और जो भी आज क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे वो ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके चांसेस हैं आने के, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उस पर मैंने काफ़ी सोच विचार कर ये सभी क्वेश्चंस को चूज किया है ताकि मैं आपको बताऊं। और इसमें बहुत % चांस है कि ये आपका क्वेश्चंस जो है एग्जाम में लड़ जाए, ठीक है। क्योंकि सीबीएसई क्या करता है कि एक अपना पैटर्न बनाता है हर साल और उसी पैटर्न के हिसाब से आपके क्वेश्चंस को देते रहता है। तो बैक ईयर के से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके जो चांसेस होते हैं कि इस साल भी आ जाए। तो चलिए हम देखते हैं जो मैंने इन सभी क्वेश्चंस के ऊपर सर्च किया है, बैक ईयर्स के सभी पेपर्स देखे हैं और उससे कुछ क्वेश्चंस निकाला है रियल नंबर का, ताकि मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। इस तरह के जो क्वेश्चन है आपके, √5 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव √3 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव √2 इज एन इरेशनल नंबर, ये क्वेश्चंस तो लगभग लगता है कि 80 to 90% चांस है कि आपके एग्जाम में आए ही आए। तो देख लेते हैं कि √5 कैसे इरेशनल नंबर है। अगर आप √5 को समझ जाते हैं तो √3 हो जाए या फिर √2 हो जाए या फिर रूट के अंदर कोई भी हो जाए, आप उसको बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए, इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें एक कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का मतलब कि इसमें बोलता है कि √5 को इरेशनल प्रूफ करो, तो हम क्या कहेंगे कि नहीं, √5 क्या है, इरेशनल नहीं है, चलो रेशनल मान लेते हैं। आप कह रहे हो ना कि अगर मैं बोला कि √5 इरेशनल है तो सामने से कोई कहता है कि नहीं √5 रेशनल है, अगर इरेशनल है तो तुम प्रूफ करके दिखाओ। तो मैं बोला कि चलो हम मान लेते हैं कि तुम्हारा कहना ही ठीक है कि √5 जो है रेशनल है। बट अगर कोई नंबर रेशनल नंबर होगा, सपोज करते हैं लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। तो अगर कोई नंबर रेशनल नंबर होगा तो किसके बराबर होना चाहिए, p/q के फॉर्म में होना चाहिए। क्योंकि हमें पता है कि रेशनल नंबर इज दैट टाइप ऑफ नंबर was formed in the p/q where q is not equal to 0। अब ये p/q के फॉर्म में होना चाहिए, p and q are co-primes। p और q क्या होना चाहिए, co-primes होना चाहिए, and q is not equal to 0 भी होना चाहिए। p और q क्या होना चाहिए, co-prime होना चाहिए, और q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर √5 रेशनल है तो ये p/q के फॉर्म में होगा, p और q को प्राइम्स होंगे और q जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा। रेशनल नंबर में आपने ऐसा पढ़ा है। अब देखिए को प्राइम्स क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि दो ऐसे नंबर, मान सपोज करते हैं कि मेरे पास दो नंबर है a एंड b। अब ये दोनों नंबर का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1 के अलावा कोई भी a एंड b के बीच में कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो वैसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। तो यहां पर p और q भी क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए, जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1। समझ में आया कि नहीं। अब चलिए इसके आगे बढ़ाते हैं बात को। तो क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये दोनों को क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। अब जब स्क्वायर करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, एंड p/q का स्क्वायर करेंगे तो p² q² हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर इस q² को क्या कर सकते हैं, इधर लाते हैं, इधर डिवाइड में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा
5 इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। क्लियर है? अब यहां पर ध्यान से देखिए, ये 5 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। अब यहां पर ये पी स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है। तो 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। अगर कोई नंबर पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो सेम नंबर क्या करेगा, पी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं कि अगर 5 पी स्क्वायर यानी पी की जगह पे कोई नंबर रखिए, उसके स्क्वायर को अगर वो डिवाइड कर सकता है तो 5 पी को भी डिवाइड कर सकता है। अब आगे देखते हैं इसमें। तो आपने देख लिया कि p का एक हमें फैक्टर मिल गया 5 यहां पर। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अगर p को डिवाइड कर रहा है 5, तो 5 आर एक नंबर ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये मैंने यहाँ पर 5 आर कैसे लिख दिया। तो आपको पता है कि कोई भी मान लीजिए कि 10 को अगर कोई डिवाइड कर रहा है नंबर, सपोज करते हैं 10 है कोई नंबर p की जगह और उसको 5 डिवाइड कर रहा है, तो 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 हो सकता है, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। अगर 5 इसको डिवाइड करेगा तो 2 टाइम्स में करेगा, तो 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेसेंट होता है ना। तो ये हो गया आपका क्वेसेंट, ये हो गया डिवाइजर और ये हो गया डिविडेंड। समझ गए कि नहीं? तो वैसे ही p इज अ डिविडेंड एंड 5 इज अ डिवाइजर, सो r इज अ क्वेसेंट। तो p इज इक्वल टू 5 इंटू r हम लोग लिख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर स्क्वायर करते हैं वापस से बोथ साइड। ठीक है, क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर हो जाएगा पी स्क्वायर और इधर हो जाएगा 25 आर स्क्वायर। क्लियर है? तो अब यहाँ पर क्या करते हैं कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने यहाँ पर देखा है पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आर स्क्वायर। 5 से ये चला जाएगा 5 टाइम्स में, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आर स्क्वायर। ये 5 इधर साइड आएगा, इधर मल्टीप्लाई, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो q स्क्वायर अपॉन में 5 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहां पर आपने क्या देखा कि q स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है। अब यहां पर हमने देखा कि 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, इसीलिए 5 डिवाइड करेगा q को भी। अगर 5 q स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो 5 क्या करेगा, q को भी डिवाइड करेगा। अब आपने देखा कि यहाँ पर 5 डिवाइड कर रहा था p को भी और यहाँ पर 5 डिवाइड कर रहा है q को भी। तो 5 जो है p एंड q का क्या है, कॉमन फैक्टर। क्योंकि 5 इज अ कॉमन फैक्टर of p and q, so p and q is not a कोप्राइम। अब यहां पर p and q क्या है, कोप्राइम नहीं है। अब जब ये कोप्राइम नहीं है तो जो हमने एल्यूशन लिया था वो क्या है, रॉन्ग है। हमने माना था ना कि p एंड q को प्राइम होना चाहिए, p बाई q के फॉर्म में अगर है तो यहाँ पर लेकिन p एंड q को प्राइम नहीं है, इसीलिए जो हमने माना था कि ये रेशनल है √5, वो क्या होगा, गलत हमने माना था। √5 इज ए इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि 5 जो है आपका यहाँ पर कॉमन फैक्टर है p एंड q का। तो ये क्वेश्चन जो है आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस को आप जरूर से जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि ये 80 to 90% चांस है कि आपका ये क्वेश्चन पूछे। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो इस तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रूव दैट √2 + √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। मतलब इस तरह के क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं। सो लेट √2 + √5 इज अ रेशनल नंबर। जैसे हम लोग पहले किए थे उसी तरीके से सेम इसको भी लिख लेंगे। एंड √2 + √5
अगर रेशनल है तो ये भी किसके फॉर्म में होगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा। अब चलिए इसको आगे देखते हैं। तो √2 को इधर ही छोड़ते हैं, तो √5 को इधर ले जाते हैं, तो p बाई क्यू माइनस √5 हो जाएगा। अब एक बार काम कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करेंगे, इधर क्या बचेगा 2, और इधर अगर स्क्वायर करते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, माइनस 2ab। क्लियर है, ये आपका हो गया किसका फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर √5 है इसीलिए उसका स्क्वायर 5 हो गया। अब एक काम करते हैं, इस पूरे टर्म को इधर साइड ले आते हैं, जब इधर लाएंगे तो उधर माइनस में, इधर आया तो प्लस में हो गया आपका, ठीक है। एंड 2 को इधर अगर ट्रांसफर करेंगे तो इधर है प्लस में, इधर गया तो माइनस में हो जाएगा, तो 5 माइनस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर प्लस में 3 हो गया। अब एक काम करते हैं, इस √5 को यहीं छोड़ते हैं और इसको इधर साइड ले जाते हैं। जब इसको इधर साइड ले जाएंगे तो √5 यहां पर हो गया, ये क्यू इधर डिवाइड में इधर गया तो ऊपर मल्टीप्लाई में हो गया, और ये 2p नीचे आ गया, ठीक है, ब्रैकेट में रह गया पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर प्लस 3। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर, तो q हो या 2p हो या p स्क्वायर या क्यू स्क्वायर प्लस 3, ये सभी एक इंटीजर्स हैं। तो अब इधर क्या है, इरेशनल नंबर, और इधर सभी क्या है, रेशनल नंबर। तो इरेशनल कभी भी क्या हो सकता है, रेशनल के बराबर नहीं होगा। तो हमने यहां पर क्या प्रूव कर दिया कि √2 प्लस √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो इस तरह के मैंने आपको 3 क्वेश्चंस करवाए, ये तीनों क्वेश्चंस आपके 2019 में पूछे गए हैं। सो इस तरह का क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है, वो पूछा ही जाएगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। अब नेक्स्ट हम आपको देखिए, आपका यहाँ पर जैसे 3 क्वेश्चंस है, तीनों क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर। ये आपका 2019 में पूछा गया है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर। तो सबसे पहले यहाँ पर प्राइम नंबर क्या होता है, आपको पता होगा कि प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो नंबर इटसेल्फ यानी खुद से और 1 से डिवाइड हो जाए, यानी कि किसी भी नंबर का फैक्टर हो खुद हो या फिर 1 हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर क्या बताना है, प्राइम नंबर का टोटल फैक्टर बताना है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि अगर कोई भी प्राइम नंबर है, सपोज करते हैं कोई भी प्राइम नंबर, जैसे कि 2 प्राइम नंबर है, या फिर इधर 3 प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, उसके बाद आपका प्राइम नंबर 5 है, कोई भी प्राइम नंबर उठाइए, तो इनका अगर फैक्टर लिखिएगा तो एक तो 1 होगा या दूसरा क्या होगा 5 होगा, ठीक है। इसका भी फैक्टर उठा के देखिए 1 होगा नहीं तो 3 होगा, इसका फैक्टर उठा के देखिए 1 होगा नहीं तो 2 होगा। तो इस तरीके से आप जितने भी प्राइम नंबर के फैक्टर देखेंगे, आपको 2 ही मैक्सिमम प्राइम फैक्टर दिखेंगे। समझ में आया कि नहीं, 2 ही फैक्टर दिखेंगे, सॉरी प्राइम फैक्टर नहीं, 2 ही फैक्टर ही आपको दिखेंगे। तो इसका आंसर सीधे हो जाएगा 2। टोटल फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर इज 2। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। अब देखिए, आपने प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा होगा कि किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। एक्सपोनेंट का मतलब मैं आपको समझा दूं, एक्सपोनेंट यानी कि जो आप शायद पावर्स भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो चलिए 196 का सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 196 सबसे पहले ये आपका 2 से जाएगा, तो 2 9 जाए 18 एंड 2 8 जाए 16, 2 से जाएगा, 2
2 4 जा 8, 2 9 जा 8, 7 से जाएगा 7 7 जा 49। अब ये कहीं से भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो 196 का आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जा रहा है 2 का पावर 2 इंटू 7 का पावर 2। इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द सम, सम का मतलब दो इनको क्या करना है, ऐड करना है। सम का मतलब ऐड करना है आपका, ठीक है। पावर को ऐड करना है, किसको ऐड करना है, पावर को ऐड करना है। 196 के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो प्राइम फैक्टर आएंगे उसके पावर को क्या करना है, ऐड करना है। तो ये है आपके प्राइम फैक्टर्स और इनका पावर है ये 2, इधर भी 2, इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे। आंसर इसका क्या आएगा 4। सो सेकंड क्वेश्चन का आपका आंसर है 4। देखिए थर्ड क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लिस्ट कंपोजिट एंड द लिस्ट प्राइम नंबर इज। अब चलिए, लिस्ट मतलब सबसे छोटा, अब कंपोजिट क्या होता है, और यहां पर भी लिस्ट प्राइम नंबर क्या होता है मैंने तो आपको पहले ही बता दिया। कंपोजिट नंबर उसको कहते हैं जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो। जैसे कि आपने यहाँ पर प्राइम नंबर देखा, इसका मैक्सिमम 2 ही फैक्टर होगा, तीसरा कोई फैक्टर नहीं होगा, यानी कि तीसरा कोई भी अंक ऐसा नहीं होगा जिसके टेबल में ये आ जाए, ठीक है। तो वैसे ही लेकिन कंपोजिट नंबर जस्ट इसका थोड़ा उल्टा होता है कि इसका 2 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे देख ले तो आपका 4 जो होगा इसका 2 से ज्यादा फैक्टर है, जैसे कि 1 होगा, 2 होगा और ये खुद होगा। इसके देख रहे हैं 3 टोटल फैक्टर, ये 3 ऐसे नंबर हैं जिसके टेबल में ये आता है। तो 4 जो होगा सबसे लीस्ट यानी सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि इसके पहले 3 इज अ प्राइम, 2 इज अ प्राइम एंड 1 इज नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट। समझ में आया कि नहीं? तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि 4 इज अ लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर की बात करें तो क्या होता है 2। क्या होता है 2। अब इन दोनों का रेशियो निकाले तो 2 2 जा 4 होगा, यानी 2 रेशियो 1 इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चंस आपके 2021 में पूछे गए थे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 2 रेशियो 1। तो चलिए आगे मैं और भी आपको क्वेश्चंस करवा देता हूं कुछ इस तरीके का, ठीक है, जो आपके बैक ईयर्स में आए हुए हैं। ये सभी क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान देना है आपको। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 2 पॉजिटिव इंटीजर a and b can be written as a is equal to x cube y square and b is equal to x y cube, where x and y are prime numbers. So find LCM of a and b. देखिए आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए हैं, एक a दिया है और दूसरा c दिया हुआ है, ठीक है। a का प्राइम फैक्टराइजेशन दिया है x क्यूब y स्क्वायर और सेकंड दिया हुआ है b का x y क्यूब, ठीक है। x एंड y इज क्या है, प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है और ये इनके पावर हो गए यहाँ पर, ठीक है। और ये 2 पॉजिटिव आपके इंटीजर्स होगा। अब क्या करना है, इसका एलसीएम बताना है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स। समझ में आया कि नहीं? अब यहां पर आपको क्या करना होता है कि इनमें से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो हाईएस्ट फैक्टर होंगे कॉमन फैक्टर, उसको हम लोग लेंगे। जैसे कि x यहाँ पर है तो इन दोनों में से हाईएस्ट पावर किसका है, x का पावर 3 है, तो हम लोग यहाँ पर क्या ले लेंगे, x का पावर 3। इन दोनों में से हाईएस्ट पावर किसका है, इसका ले लेंगे, y के पावर 3, ठीक है। जब भी आपका HCF होगा तो उसमें मिनिमम पावर वाले को हम लोग उठाते हैं, ठीक है। मिनिमम पावर वाले को हम लोग ले लेते हैं और एलसीएम में मैक्सिमम पावर को लिखते हैं। तो x में मैक्सिमम पावर कौन था, x क्यूब था, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। और इन दोनों में मैक्सिमम पावर किसके पास था, y क्यूब के पास, तो मैंने लिख दिया। ये क्या हो गया आपका एलसीएम, ठीक है। यही हमें निकालना था। वैसे मैं आपको इसमें कुछ और बात बता देता हूँ, ये आपको एक फॉर्मूला ही पढ़ना होगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, समझ में आया कि नहीं? तो ए एंड बी भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है।
तो यहाँ पर एलसीएम आपका क्या है, एलसीएम तो आपने निकाला है कि एक्स क्यूब वाई क्यूब, और यहीं पर एचसीएफ क्या होगा, तो हम लोग बोले हैं कि मिनिमम पावर वाले को लेंगे तो वाई स्क्वायर और एक्स ले लेंगे, यानी कि एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ए और बी को भी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स क्यू इंटू एक्स, एक्स टू दी पावर 4 एंड y3 और y2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 5 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिए तो एक्स क्यू इंटू एक्स, एक्स टू दी पावर 4 एंड y टू दी पावर 5, ये दोनों बराबर हो गए कि नहीं। इस तरीके से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये आपके बुक्स में दिया हुआ है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि अगर प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरीके से दिया हो तो कैसे हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। इसमें मैं आपको एक और बात बता दूं, तो एचसीएफ जो होता है इज ऑलवेज कंप्लीटली डिवाइड द एलसीएम। एलसीएम को एचसीएफ हमेशा क्या करता है, कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। इस पर आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 2400। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एलसीएम आपका दिया हुआ है दो नंबर का 2400। तो विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ, इनमें से कौन एचसीएफ इसका नहीं हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि एचसीएफ इज ऑलवेज कंप्लीटली डिवाइड द एलसीएम। एलसीएम को एचसीएफ क्या करता है, डिवाइड कर देता है। तो ये मान लीजिए ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, तो 300 भी क्या करेगा, 2400 को डिवाइड कर देगा 8 टाइम्स में, ये भी 6 टाइम्स में डिवाइड कर देगा, और 600 भी 4 टाइम्स में इसको डिवाइड कर देगा। तो यही एक ऐसा बचा जो इसको डिवाइड नहीं कर सकता है, तो ये नंबर इसका एचसीएफ नहीं हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर आपको दो क्वेश्चंस बताए, ये दोनों आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं 2021 में आया है और ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं कि ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप आउट टुगेदर and their steps measure 30 centimeter, 36 centimeter, 40 centimeter respectively. So what the minimum distance is should walk so that each can cover same distance in complete steps. अब देखिए यहाँ पर क्या है इस क्वेश्चन में कि 3 people, मान लीजिए ये 3 लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, ठीक है। और इनका सभी का स्टेप्स अलग अलग है, ठीक ना। इनके स्टेप्स की जो डिस्टेंस है वो एक का है 30 सेंटीमीटर, दूसरे का है 36 और थर्ड का है 40 सेंटीमीटर। तो बोलने का मतलब ये है कि कम से कम ये लोग कितना डिस्टेंस चलेंगे, कम से कम ये तीनों कितना डिस्टेंस चलेंगे कि एक कंप्लीट स्टेप्स में ये इक्वल डिस्टेंस तय कर पाए। कम से कम ये कितना दूर तक जाएंगे कि एक कंप्लीट स्टेप में ये लोग बराबर दूरी तय कर पाए। तो जब भी एक ऐसा सिचुएशन आ जाए तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि हम लोग 30, 36 और 40 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम निकालने से क्या होगा कि मैं आपको बता दूं कि अगर इसका आप एचसीएफ निकालते हैं तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 2 सेंटीमीटर से आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं, आप 2 सेंटीमीटर से क्या अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो कोई एक बड़ा नंबर आएगा जिससे कि हम कह सकते हैं कि यही वो डिस्टेंस है, यही वो डिस्टेंस है जो ये तीनों लोगों ने कम से कम चला है एक कंप्लीट स्टेप में। समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे पहले 2 से जाएगा, 15 5 से जाएगा 3 टाइम्स में, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर 36 का अगर हम करते हैं तो 2 में जाएगा 18, फिर 2 से जाएगा आपका 9, फिर 3 से जाएगा 3 3 का। उसके 40 का आपका करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5। अब क्या करते हैं, सबके प्राइम फैक्टराइजेशन को सामने लिख लेते हैं। 30 का
उसके बाद 36 का और यहाँ पर 40 का। 30 का लिखेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 3। इसका लिखेंगे तो 2 का पावर 2 एंड 3 का पावर भी 2 हो जाएगा। इसका लिखेंगे तो 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर कुछ नहीं है 1 है। क्लियर है। अब इसका एलसीएम में मैंने क्या बोला था कि हाईएस्ट फैक्टर वाले को उठाना है, सॉरी हाईएस्ट पावर वाले को उठाना है। तो अब यहाँ पर देखना है कि तीनों में 2 है तो हाईएस्ट पावर किसका है, यहाँ पर है। तो हम लोग क्या ले लेंगे, तो एलसीएम इज इक्वल टू 2 का पावर 3 कर लेंगे यहाँ पर। क्लियर है। इनटू एंड 3, इन दोनों में हाईएस्ट पावर किसका है, तो यहाँ पर ले लेंगे 3 का पावर 2 एंड 5 वाले में हाईएस्ट पावर 5 का है, सॉरी 1 दोनों में है तो हाईएस्ट में तो 5 ही हो जाएगा। क्लियर है, 1 वाले ही होंगे। अब यहाँ पर आप कह रहे होंगे कि सर कॉमन तो मतलब इसमें 3 है, इसमें 3, इसमें तो 3 नहीं है। अरे नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम 3 का पावर 0 कर देते हैं तो इसकी पूरी वैल्यू क्या आ जाती है 1। अब 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 5 नहीं है तो 5 का पावर अगर हम 0 लिख देंगे इसका मतलब क्या होता है 1। तो नहीं है तो हम क्या करेंगे, पावर 0 डाल के लिख लेंगे, ये कॉमन हो जाएंगे और कॉमन में जो हाईएस्ट पावर वाला होगा उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसके आगे देखें तो 2 का पावर 3 हो जाता है 8 इंटू 9 इंटू 5। 9 8 जा 72 है, 72 5 क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10 की 0 1 7 5 जा 35 1 36 सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कि लगभग ये लोग 360 सेंटीमीटर का डिस्टेंस तय करेंगे। तो ये लोग एक मतलब 360 सेंटीमीटर का अगर ये लोग डिस्टेंस तय कर लेते हैं तो ये बराबर दूरी होगा जो ये एक कंप्लीट स्टेप में तय कर पाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, चेक वेदर 6 टू द पावर n, ये आपका 2009 में पूछा गया था और ये क्वेश्चंस भी आपका पूछा गया है, शायद मैं बता देता हूं देखकर, ठीक है। तो यहाँ पर चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड्स विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। अब बोला जा रहा है कि कोई नंबर है जो कि 6 टू द पावर n के फॉर्म में है, तो क्या वो 0 से एंड होगा, वो नंबर 0 से खत्म होगा क्या। जैसे कि बोलने का मतलब है, यहाँ पर इसको हम कर लेते हैं कि ये 10 है तो ये 0 से एंड हुआ है ना, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 5 आ जाएगा। तो देखिए जब भी आपसे कोई पूछेगा कि कोई नंबर अगर 0 से एंड होगा तो उसमें क्या खासियत होगा, तो आप कहेंगे कि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कम से कम 2 and 5 तो होना मांगता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि एनी नंबर दैट कैन एंड्स विद द डिजिट 0 must contain 2 and 5 as their prime factor। बट 6 टू द पावर n को देखा जाए तो इसका क्या होगा प्राइम फैक्टर 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n। तो 2 and 3 है लेकिन 5 तो यहाँ पर है नहीं, तो इसीलिए कोई भी नंबर 6 टू द पावर n के फॉर्म में है तो वो 0 से एंड नहीं होगा। हम लोग लिख सकते हैं, ये लाइन लिखेंगे और इसको कर और लास्ट में लिख देंगे वी कैन सी दैट 5। So we can say that 6 to the power n not be ends with 0, ठीक है, can not be ends with digit 0, ये लास्ट में हम लोग एक लाइन लिख लेंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस भी काफी इंपॉर्टेंट है और सिंपल इसका सॉल्यूशन है। बाकी ऐसे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, ज्यादा चांसेस है, तो उसको आप इस तरीके से एलसीएम निकाल कर बना सकते हैं। आपको मैं एक और क्वेश्चन, चलिए आपका नेक्स्ट यहाँ पर सवाल है, explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and this number are composite number। मैंने आपको बताया था कि composite number क्या होते हैं, जिसका more than 2 फैक्टर हो, 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, उसे क्या बोलेंगे हम लोग कंपोजिट नंबर। तो इस नंबर को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये प्लस के बाद ये है और इधर भी 13 है। 13 को क्या करेंगे, इसमें हम लोग कॉमन ले लेंगे। 13 को अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाएगा 7 इंटू 11, ठीक है, एंड प्लस 1,
ठीक है, ये कोई नंबर यहाँ पर आएगा या कोई भी नंबर यहाँ मिलेगा इसको करने पर सोल्व। यहाँ देखिए अंदर में तो 11 7 जा 77 प्लस 1 हो जाएगा 78 और इंटू में 30। अब देखिए यहाँ पर कोई भी अगर आपको नंबर मिलता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, तो उस नंबर के पास एक 1 भी फैक्टर होगा, वो नंबर इटसेल्फ यानी कि खुद एक क्या होगा फैक्टर होगा, और बाकी यहाँ पर भी उसके 2 फैक्टर दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 2 से ज्यादा फैक्टर अवेलेबल है इस नंबर के पास। सो दिस नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, एंड नेक्स्ट ये वाला नंबर देखें तो इनमें कॉमन अगर हम 5 ले लेते हैं तो 5 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा आपका 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2, सॉरी ये 5 नहीं रहेगा यहाँ पर, ठीक है, एंड प्लस में 1। ठीक है, अगर इस ब्रैकेट वाले नंबर को अगर हम कोई सोल्व करते हैं तो मान लीजिए कोई x नंबर हमें मिलता है, x इंटू 5 अगर करेंगे तो यहाँ पर हमें कोई नंबर y मिल जाएगा। तो ये जो नंबर होगा इसके पास भी 1 फैक्टर होंगे, इटसेल्फ होगा, एंड इसमें से 2 फैक्टर आपको यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। ये नंबर भी क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ये भी पूछे गए हैं, बार बार समझ में आया कि नहीं, 2015 में ये आपका सवाल पूछा गया है। तो इस तरीके से इसको हम बना सकते हैं या फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये एक कंपोजिट नंबर है। चलिए, इसके साथ आपके ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए रियल नंबर का। आगे हम और भी आपके जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ऐसे ही वीडियोस में लाते रहेंगे। आप लोग देखिए, और अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर।